इंशाल्लाह ताला इसको ब्रीफली डिस्कस करूँगी मैं, ताकि आपके इस से मुझे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकें। चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 जो भी रिसेंटली हमारा क्विज़ है, जिसकी लास्ट डेट कल की है, यानी 8 जून 2021 की है। तो इस सिलसिले में ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेसन नंबर 16, 17 और 18 की इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूसली इस वीडियोस अपलोड की जाती रहेंगी। तो मैं बजाय इसके कि क्विज़ जो एग्जैक्ट क्विज़ जो मैं देखूँगी, जो मैं सॉल्व करूँगी, वही क्विज़ आपको मैं अगर आपके सामने रख दूँ और यानी आप उसे कॉपी कर लें, तो यकीनन इसमें ना आपका फ़ायदा होगा और यकीनन मेरा नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। इट इज़ दैट कम्प्लीटली इलीगल टू आवरसेल्व्स, आई बिलीव दैट। तो मैं इसलिए लेसन नंबर 16 को, 17 को, 18 को और इंशाल्लाह ताला बाकी चैप्टर्स को भी समराइज़ करूँगी। इस तरह से समराइज़ करूँगी कि आप जो ये चैप्टर जो मुझे करने में घंटा लगा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको 20 मिनट्स में ये चैप्टर्स इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचाऊँ। एक चैप्टर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी 20 मिनट में कंप्लीट करूँ। तो आप फिर इस तरह से अपनी क्विज़ की या अपने असाइनमेंट की या अपना एक चैप्टर पूरा तैयार कर सकते हैं। और चूँकि इसलिए ये इसमें आई थिंक टू माय जजमेंट, इफ़ यू आस्क मी टू वॉइस माय ओपिनियन, सबसे ज़्यादा मुश्किल सेमेस्टर 2 में हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश 506 है। तो इंग्लिश 506 में फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेसन नंबर 16 से, और आप इस पर गौर करें, फ़ोकस करें। और जो चीज़ें जहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत थी, मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, और रिसर्च करके जो पॉइंट्स मैंने अख़ज़ किए हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। और इसके अलावा एक काबिल गौर बात ये है कि जो चीज़ें मैं यहाँ बीच में हाईलाइट करूँगी, वो चीज़ें आपने ख़ास तौर पे एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेनी है। बाकी जो मैं बोलूँगी, जो मैं समझाने की कोशिश करूँगी, आप और इल्यूसिडेट करने की कोशिश करूँगी, उसे आप समझते जाइए। तो यानी आप हाईलाइटेड एरियाज़ पर बहुत फोकस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे चीज़ है ग्रामर। सबसे पहले किस चीज़ का ज़िक्र है? ग्रामर का। ग्रामर में तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, माशाल्लाह मेरा ख्याल है हम में से हर एक को ही पता होंगे, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक से क्या मुराद है? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक से क्या मुराद है? यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद हम यहाँ पे नाउन्स पे चलते हैं कि कुछ नाउन्स होते हैं स्पेसिफिक, कुछ होते हैं नॉन स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक से मुराद है प्रॉपर नाउन्स, नॉन स्पेसिफिक से मुराद है कॉमन नाउन। अब यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द डिटर्मिनर्स दिस दैट एनी टू शो वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो अब यहाँ पर मेरा ख्याल है मैं यही हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसे गौर से पढ़ें, आप तो समझें कि यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड द, या कोई भी डिटर्मिनर है दिस दैट एनी, वो हम किसी भी नाउन से पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो पता देती हैं कि ये नाउन स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक, कॉमन है या प्रॉपर नाउन है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अगर हम ये बोलें कि हॉर्स इज़ रनिंग, तो ये आ हॉर्स इज़ रनिंग, यानी कि कोई भी हॉर्स है, यानी कॉमन नाउन है, कोई भी हॉर्स है, हॉर्स इज़ रनिंग। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि द हॉर्स इज़ रनिंग, तो वो किसी पर्टिकुलर हॉर्स की तरफ, एक प्रॉपर नाउन की तरफ पॉइंट आउट करेगा कि कोई ख़ास हॉर्स है, हम किसी ख़ास हॉर्स की बात कर रहे हैं जो कि भाग रहा है, द हॉर्स इज़ रनिंग। या फिर द जो होगा वो एक पूरी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह से हम कहेंगे कि नेवर लुक डाउन अपॉन, नेवर लुक डाउन एट द पुअर्स, तो एट द पुअर मैं बोलूँगी, द पुअर, तो द पुअर अब तमाम गरीबों की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे अभी आपको ये बताया गया कि सिंगल काउंटेबल नाउन मस्ट बी प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल, यानी इससे पहले एक आर्टिकल होना चाहिए। ए एन विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडिकेट्स द जेनेरिक नेचर ऑफ द नाउन। तो ए एन विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडिकेट्स द जेनेरिक नेचर ऑफ द नाउन। तो अगर ए है आपके पास, जैसे कि आ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, तो यानी या इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये जैसे मैंने बताया कि कॉमन नाउन को इंडिकेट करेगा, या अपनी पूरी कम्युनिटी को भी इंडिकेट करेगा कि आ हॉर्स मतलब कोई भी हॉर्स, अपनी पूरी कम्युनिटी में से कोई सा भी हॉर्स है वो। अब इसी तरह से द with singular and plural countable nouns indicate the specific nature of the noun, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि with the mass nouns to indicate the specific nature of the noun। जिस तरह के the boys are naughty, तो अगर हम ये बोलें सिंपली बॉयज़ आर नोटी, तो वो कोई भी बॉयज़ होंगे, यानी कि मैं या फॉर एग्जाम्पल बोलूँ आ बॉय इज़ नोटी, आ बॉय इज़ नोटी, या अ बेबी इज़ नोटी,
तो या किसी के लिहाज से भी जो भी एक नेचुरल बात होती है तो वो कॉमन चीज़ में आएगी, लेकिन जब दा लगा देंगे तो वो एक चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगी। तो आपको ये समझ आया है कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में यहाँ पे अब ये खास याद रखने वाली चीज़ क्या है एमसीक्यू के लिए जो आपने तैयार करनी है। ए एन विद सिंगल काउंटेबल नाउन, ये पूरे जेनरिक नेचर ऑफ अ नाउन शो करती है। इसी तरह से दा, ये स्पेसिफिक नेचर ऑफ नाउन को शो करती है। तो इन्हें आप समझ गए हैं कि जो प्लूरल जो कॉमन नाउन होता है उससे पहले आ और अगर एन का इजाफा कर दें तो उससे पहले अगर आ या एन हो तो वो एक जनरल कॉमन नाउन होगा। अगर हम उसके साथ दा का इजाफा करें तो वो कोई स्पेसिफिक नाउन है। और इसी तरह से मैन लैंग्वेजेस डू नॉट हैव grammatical element comparable with the English article. A singular countable noun never occurs without an article or determiner preceding it. तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जो भी नाउन है नेवर अकर्स, ये भी आप याद रखें कि या उसके पीछे कोई भी जो काउंटेबल, और ये बात याद रखें ये काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, अनकाउंटेबल की नहीं। जो भी काउंटेबल है उससे पीछे लाजमी एक डिटर्मिनर होना चाहिए, एक आर्टिकल होना चाहिए, कोई डिटर्मिनर, उसके बगैर वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से द विद अ सिंगुलर वर्ड इंडिकेट्स जेनेरिक नेचर ऑफ एन आइटम व्हेन द वर्ड रेफर्स टू अ होल। जैसे कि वी मस्ट बी काइंड, जिसके मैंने पीछे मिसाल दी, वी मस्ट बी काइंड टू द पुअर, वी मस्ट बी काइंड टू द पुअर, द पुअर। यानी कि अगर हम एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड, उसके साथ अगर हम दा का इस्तेमाल करें, जैसे कि आ है, अगर आ को हम कहीं भी इस्तेमाल करें तो वो जनरल कॉमन नाउन को इंडिकेट करेगा, लेकिन जब दा का इस्तेमाल करेंगे तो दा स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट करेगा। अगर दा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ड के साथ, अगर सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे, जैसे पुअर है, पुअर के साथ यूज़ करेंगे तो वो अपनी पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से हम आगे चलें। वेरिएशन एग्जाम्पल, एवरीवन ओन्स कार, गर्ल्स लुक वेरी प्रिटी टुडे। तो यानी ये आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, यानी इसमें वही बातें जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्रामर 2 में आप आए, नाउन्स क्वांटिफायर्स, वी यूज क्वांटिफायर्स मच लिटिल। अब ये आपसे पूछा जा सकता है क्वांटिफायर्स क्या हैं। तो क्वांटिफायर्स आप कहें कि वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी नाउन से पहले प्रिसीड करें, नाउन फ्रेज से पहले आए तो वो बताते हैं कि ये नाउन जो है ये काउंटेबल है या ये अनकाउंटेबल है। तो ये बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो कितनी क्वांटिटी है, अनकाउंटेबल है तो कितनी क्वांटिटी है इसकी। काउंटेबिलिटी एंड क्वांटिफायर्स, conventions of marking countability differ across languages. In English, countability has to do with a noun's potential for combining with various type of determiners. तो nouns, countability and quantifiers. अब देखिए knowledge, knowledge जो लफ्ज़ है ये uncountable है, और people जो लफ्ज़ है ये एक collective noun है. It also has a plural form. अब native peoples of Siberia, countability and quantifiers. In English, the combining of different types of nouns with very determiners causes confusion to the language learners. अब यहाँ से आपका इस बात पे इसको ध्यान रखें, यहाँ से जो चीज़ शुरू होती है वो आउटर, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आउटर सर्कल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश और इनर सर्कल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश के यहाँ से डिफरेंस भी शुरू हो जाएगा कि काउंटेबिलिटी और क्वांटिफायर्स, जब जो भी हम खास तौर पे कोई भी नाउन है, चाहे वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है या सिंगुलर है, उससे पहले जो हम क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं, डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं, और वो डिटर्मिनर्स डिफरेंट होने की वजह से कि नहीं, फॉर डिफरेंट होने की वजह से हमारे लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। जैसा कि जो कि हम बात करें काउंटेबिलिटी की और क्वांटिफायर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल पुलिस, सो पुलिस जो है बेसिकली पुलिस प्लूरल है और पुलिस को ये अनकाउंटेबल है। वैसे परसेप्शनली पुलिस को यानी हम इंसानों को गिन सकते हैं, या फर्नीचर है इसी तरह से परसेप्शनली चेयर को या इस तरह परसेप्शनली हम गिन सकते हैं। वैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, पुलिस हो गई, फर्नीचर हो गई, कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब ये जो पुलिस है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो क्वांटिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्वांटिफायर्स यूज़ किए जाते हैं या जो भी वर्ब्स या डिटर्मिनर्स यूज़ किए जाते हैं वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अब वो कैसे कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं? इन इंग्लिश अनकाउंटेबल नाउन्स इक्विपमेंट शुगर आर सिंगुलर, इन नेटिव लैंग्वेजेस आउटसाइड कंट्रीज दैट इज प्लूरल। तो कन्फ्यूजन कैसे पैदा हो रही है
कि जो भी काउंटेबिलिटी और क्वांटिफायर्स की वजह से कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि हमारे पास पॉलिस की मैंने मिसाल दी, जो आउटर इनर सर्कल वेराइटीज़ हैं वहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है पॉलिस, उसको सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी हम लोग यूज़ करते हैं और उनको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि पॉलिस इज़ रनिंग बिहाइंड दी थीव, यानी कि इनर सर्कल वेराइटीज़ में से जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको सिंगुलर माना जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है, लेकिन आउटर सर्कल कंट्रीज में इसे प्लूरल माना जाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ इसके अलावा एक और एक्सेप्शनल चीज़ इन दोनों के दरमियान, यानी यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स इज काउंटेबल्स परसेप्चुअली countable items such as furniture, equipment, luggage are regularly used with a plural marker to denote more than one piece. तो परसेप्चुअली जो फर्नीचर है या इक्विपमेंट है या लगेज है उसको प्लूरल के तौर पे उसको साथ प्लूरल के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि आउट इनर सर्कल वैरायटीज़ में भी फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज वगैरह जो हैं उनको उनके साथ प्लूरल मार्कर किया जाता है। क्यों प्लूरल मार्क किया जाता है? क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम जिस तरह के परसेप्शनली, जिस तरह के लगेज है तो लगेज के अंदर जो मुख्तलिफ सामान है उसको हम अगर गिनना चाहें तो परसेप्शनली वैसे तो ये अनकाउंटेबल ही है, लेकिन जो कि परसेप्चुअली काउंटेबल होगा उसके साथ भी प्लूरल मार्कर ही इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल की मिसालें दी हुई हैं। एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन, मनीज। तो एडवाइस, अब एडवाइस को वैसे ये अनकाउंटेबल है, तो यूज़ अनकाउंटेबल है, लेकिन पर ये इससे अनकाउंटेबल क्यों कहा गया है? काउंटेबल के तौर पे कैसे यूज़ किया जाएगा? अगर इसे काउंटेबल के तौर पे यूज़ किया जाएगा तभी इसके साथ प्लूरल लगेगा, और जब हम इसे काउंटेबल कंसीडर करते हैं ज़ाहिर तभी हम इसे प्लूरल कह सकते हैं। अब एडवाइस काउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि एक एडवाइस, दो एडवाइस, कितनी नसीहतें, एक दो तीन, इस लिहाज से इसको काउंटेबल कहा गया। तो जब इसे काउंटेबल, वैसे तो इनर सर्कल वैराइटीज़ में क्या होता है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, लेकिन आउटर सर्कल वैराइटीज़ में इसको इसके साथ प्लूरल लगता है, उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है, उनको जो परसेप्चुअली काउंटेबल आइटम्स हों। अब देखें क्वांटिफायर्स एंड काउंटेबिलिटी इन आउटर सर्कल वैराइटीज़। तो ये बात याद रखने वाली है कि ये काउंटेबल यानी अनकाउंटेबल है, उनको काउंटेबल के तौर पर यूज़ किया जाता है। मनी भी इसमें शामिल है। और उसके बाद हम यहाँ से देखें क्वांटिफायर्स एंड काउंटेबिलिटी इन आउटर सर्कल वैराइटीज। अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स दे आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। तो आपने ऊपर क्या पढ़ा, मैं इसको अगर जल्दी से पीछे वाली चीज़ को समराइज करूँ कि आउटर इनर सर्कल वेराइटीज में जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसको सिंगुलर समझा जाता है, एक्सेप्ट उन अनकाउंटेबल नाउन्स के जो कि परसेप्चुअली काउंटेबल आइटम है, जैसे कि फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज। जो परसेप्चुअली हम कहते हैं कि हम ये इक्विपमेंट अलग कर लेंगे, फर्नीचर की चेयर हो जाएगी, फ्रिज हो जाएगा, आई एम सॉरी, चेयर हो जाएगी, सोफ़ा हो जाएगा, या इस तरह से फर्नीचर की चीज़ें हम लोग परसेप्चुअली उनको हम समझते हैं कि हम काउंट कर सकते हैं, वो परसेप्चुअली काउंटेबल हैं, तो वो इनर सर्कल वैराइटीज़ में उनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आउटर सर्कल वैराइटीज़ हैं उनमें जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको प्लूरल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ प्लूरल वर्ब्स ही यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ जो डिफ़र करती है इनर सर्कल वेराइटीज़ में और आउटर सर्कल वेराइटीज़ में, वो चीज़ क्या है? क्वांटिफायर्स एंड अकाउंटेबिलिटी इन आउटर सर्कल वेराइटीज़। अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विद अकाउंटेबल नाउन्स। यूज ऑफ सम एज डिटरमिनर। सो आफ्टर सम फ्यू डेज, अब यहाँ पे आप देखें डेज जो हैं, डेज क्या हैं? डेज काउंटेबल हैं। डे हम कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डे काउंटेबल है। जो क्वांटिफायर्स हैं काउंटेबिलिटी, उनमें अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स यूज किए जाते हैं काउंटेबल नाउन्स। किसमें? आउटर सर्कल वेराइटीज़ में। इनर सर्कल वेराइटीज़ में ये नहीं होता। इनर सर्कल वेराइटीज़ में जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ काउंटेबल क्वांटिफायर ही यूज किया जाएगा। ये फ्यू जो है ये एक क्वांटिफायर है, फ्यू क्वांटिफायर है। फ्यू क्या है? काउंटेबल क्वांटिफायर है, यानी कितने, फ्यू, हाउ मैनी। फ्यू किसका जवाब है? हाउ मैनी का, कितने हैं, काउंटेबल है। लेकिन डेज क्या है? डेज हैं काउंटेबल। और आउटर सर्कल वेराइटीज में सम यूज हो रहा है। सम एक अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। तो यानी कि मैं अगर ये बोलूँ कि मैंने कुछ दूध लिया तो आई टुक सम मिल्क, आई टुक सम मिल्क।
या मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आई टुक फ्यू मिल्क, बिकॉज मिल्क इज़ नॉट काउंटेबल। जो मिल्क इज़ नॉट काउंटेबल बट इट इज़ अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आउट जो इनर सर्कल वेराइटीज है उसके लिए अनकाउंटेबल ही यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब दूसरे डिफरेंस आप देखें आउटर सर्कल और इनर सर्कल वेराइटीज़ में, कि आउटर सर्कल वेराइटीज़ में काउंटेबल नाउन्स के साथ भी अनकाउंटेबल क्वांटिफायर यूज़ होते हैं। नीचे इसकी मिसालें हैं। इसके अलावा नाउन्स में कॉन्फ्लेशन ऑफ द प्रोनाउन जेंडर, ये तीसरा डिफरेंस है। यहाँ पे आई मस्ट हाईलाइट, ये तीसरा डिफरेंस है। ऊपर हम यहाँ पर दूसरे डिफरेंस पढ़ चुके हैं ताकि हम समराइज कर सकें। ये तीसरा डिफरेंस है और ये डिफरेंसेस आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखें। व्हेन आई कॉन्फ्लेशन ऑफ प्रॉपर प्रोनाउन जेंडर, यानी कि व्हेन आई फर्स्ट मेट माय हस्बैंड शी वाज अ स्टूडेंट, यानी कि जो आउटर सर्कल वेराइटीज़ हैं, आउटर सर्कल यानी जो नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, उनमें उन्होंने फिर इसमें एक और क्या मजीद बिल्कुल चेंजिंग किया कि प्रोनाउन जेंडर की कॉन्फ्लेशन कर दिया। कि पहले प्रोनाउन जेंडर है, प्रोनाउन क्या था, आई। व्हेन आई फर्स्ट मेट माय हस्बैंड, हस्बैंड इज मेल, और मेल के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे उसका जेंडर, प्रोनाउन जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ही वॉज अ स्टूडेंट, लेकिन कॉन्फ्लेशन में प्रोनाउन जेंडर होती है शी वॉज अ स्टूडेंट हो जाएगा। माई मदर ही लिव्स इन कैंपाउंड, आई थिंक एन इज मिसिंग। माई मदर ही लिव्स, माई मदर, मदर इज लेडी, मदर इज फीमेल, तो फीमेल के लिए प्रोनाउन जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, शी लिव्स इन कैंपाउंड। तो यहाँ तक आपके 3 डिफरेंसेस इस तरह से क्लियर हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे हैं। अब तीसरी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, नाउन्स को डिस्कस कर चुके हैं, ग्रामर का एक पार्ट डिस्कस, 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होते हैं स्टैटिक वर्ब्स और कुछ वर्ब्स होते हैं स्टैटिक वर्ब्स और कुछ वर्ब्स होते हैं नॉन स्टैटिक वर्ब्स। यानी ये स्टैटिक वर्ब्स हैं आपके पास, वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन एक्शन, रिलेट टू थॉट्स, ओपिनियंस, फीलिंग्स, इमोशंस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक वर्ब्स कौन से होते हैं, वर्ब्स दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स रादर देन एक्शन। तो माशाल्लाह यहाँ पर स्टैटिक वर्ब्स कौन से होते हैं कि जो एक्शन शो नहीं कर रहे होते, जो सिर्फ इमोशंस, थॉट्स, कोई फीलिंग, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने जो जुमला बोला इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आप क्या समझ रहे हैं। अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टैंड गोया एक वर्ब ही है, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब है, यानी कि ये एक्शन वर्ब नहीं है। इसी तरह नफरत करना, हेट, ये वर्ब है, यानी कोई काम तो किया जा रहा है, वर्ब है, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। अब यानी स्टैटिक वर्ब होता है और दूसरी के साथ कौन सी चीज़ होती है, स्टैटिक वर्ब के ऑपोजिट क्या होता है, एक्शन वर्ब होता है। तो स्टैटिक वर्ब आपको समझ आ गई कि ये जो एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन, थॉट्स वगैरह को। अब यहाँ पर आउटर, अब यहाँ पे एक चौथा डिफरेंस आप देखें, चौथा डिफरेंस है यहाँ पर स्टैटिक वर्ब्स का। यहाँ पे स्टैटिक वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स, माशाल्लाह जो स्टैटिक वर्ब्स हैं उनमें चौथा डिफरेंस क्या है, आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल वाइड्स ऑफ इंग्लिश मोस्ट ऑफन डू नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ब्स। अब कैसे, यहाँ पर गालिबन ये दीज, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यू के लिए। दीज वर्ब्स आर यूजुअली नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, दीज वर्ब्स आर यूजुअली नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस, यानी जो होते हैं स्टेटिव वर्ब्स जो कि एक्सप्रेस एक्शन नहीं कर रहे होते, जो एक्शन वर्ब्स नहीं होते, डायनामिक वर्ब्स नहीं होते, वो अमूमन हम प्रोग्रेसिव में इनर सर्कल वेराइटीज जो हैं वो प्रोग्रेसिव में से यूज़ नहीं करते। जैसे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम हेटिंग, आई एम लाइकिंग, आई एम डाउटिंग, जिनकी मिसालें ऊपर दी हुई हैं। तो ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, प्रोग्रेसिव स्टेटिव वर्ब्स हैं, डायनामिक वर्ब्स नहीं हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स हैं और स्टेटिव वर्ब्स को इनर सर्कल वैरायटी में प्रोग्रेसिव टेंस में, प्रोग्रेसिव जो एस्पेक्ट है प्रोग्रेसिव टेंस में हम लोग यूज़ नहीं करते, जैसे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम हेटिंग, ऐसे यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर एक क्या फ़र्क निकल आया कि यहाँ पर चौथा फ़र्क इनर सर्कल वैरायटी और आउटर सर्कल वैरायटी में ये है कि आउटर सर्कल वैराइटीज़
स्टेटिव में और डायनामिक फ़र्क बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि ही इज़ हैविंग टू वर्स, टू हैव भी एक नाउन है। हैव मतलब रखना, कोई चीज़ अपने पास रखना, ये नाउन है, यानी कोई सॉरी वर्ब है। लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है। तो अगर हम इनर सर्कल वैरायटी में यही वर्ब देखें तो ये प्रोग्रेसिव में हम यूज़ नहीं कर सकते कि आई एम हैविंग टू कार्स। लेकिन आउटर सर्कल वैरायटीज़ में इसे आप देख सकते हैं, ये सारे रिकग्नाइज, वांट, ये सारे के सारे नो, ये सब के सब स्टेटिव वर्ब हैं और स्टेटिव वर्ब्स को प्रोग्रेसिव में यूज़ किया गया है। इसके अलावा इन्फ्लेक्शंस, इन मैनी एशियन लैंग्वेजेस वर्ब्स आर नॉट इन्फ्लेक्टेड फॉर टेंस। Multilingual use of English based system on the first language. इसका अगर मैं ये खुलासा पेश करूं कि इन वर्ब की इन्फ्लेक्शन होती है टेंस के लिहाज से। अब इन्फ्लेक्शन से क्या मुराद है, जो हम पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेक्शन से मुराद ये है कि वर्ब की फॉर्म का चेंज हो जाना, या वो रेगुलर फॉर्म में, यानी वर्ब की जैसे फॉर एग्जांपल लव है तो लव का जो ये लर्न है तो आई लर्न मैंडेरिन, आई लर्न इट प्राइवेटली। ये नहीं कि अब इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँ कि आई एम लर्निंग मैंडेरिन चाइनीज, आई एम लर्निंग चाइनीज सिंपली, तो आई एम लर्निंग, अब लर्न जो है वो लफ्स वर्ब की असल फॉर्म है लर्न। लेकिन चूंकि मैं प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रही हूँ, तो मैंने लर्न को, इसमें इन्फ्लेक्शन हुई है। लर्न में क्या इन्फ्लेक्शन हुई, इसके साथ आई एन जी की फॉर्म का इजाफा हो गया। इसी तरह से मैं अगर ये बोलूँ कि शी पास्ट अवे, यानी वो फौत हो गई, शी पास्ट अवे, तो इसमें असल वर्ब की फॉर्म तो पास है। ये इस सेंटेंस से मेरी मुख्तलिफ मिसाल है। पास एक वर्ब है और ये वर्ब की एक्चुअल फॉर्म क्या है, पास। लेकिन शी पास्ट अवे, वो गुजर गई, वो फौत हो गई, तो पास को फिर तब्दील होना होगा, इसमें इन्फ्लेक्शन होगी और ये फिर साथ ईडी का इजाफा हो जाएगा क्योंकि हम पास्ट की बात करें। तो ये इसका मतलब ये होती है इन्फ्लेक्शन। जो आप पांचवा डिफरेंस यहाँ ध्यान में रखें, ये पांचवा डिफरेंस किस चीज़ के बारे में है, पांचवा डिफरेंस है इन्फ्लेक्शन के बारे में। पांचवा डिफरेंस है इन्फ्लेक्शन के बारे में कि देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन यूज ऑफ टेंस एस्पेक्ट मार्कर्स ऑफ इंग्लिश अक्रॉस इट्स वेराइटीज वर्ब्स। तो जैसे कि आप वर्ब्स से देखें, यूज ऑफ एस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ टेंस, यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। एस्पेक्ट और टेंस में क्या फ़र्क है? पहली बात तो ये, पांचवा डिफरेंस हमने ये देखा कि आउटर सर्कल वेराइटीज़ में फिर इन्फ्लेक्शन में भी इन्फ्लेक्शन पर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जैसे कि अगर मैं आउटर सर्कल वेराइटी की इंग्लिश की बात करूँ और मैं ये कहना चाहूँ कि वो गुजर गई, तो इस तरह भी कहा जाता है, इस तरह कहा जाता है कि शी पास अवे। अब वर्ब जो पास है, जो असल वर्ब की फॉर्म है, इसको मैंने, इसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं की, इसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं आई, पास नहीं हुआ, ये पास ही रहा। लर्न से लर्नड नहीं हुआ बल्कि लर्न ही रहा, या आईएनजी की फॉर्म नहीं रही, ये टेंस के मुताबिक भी नहीं। तो ये पांचवा डिफरेंस हो गया। छठा डिफरेंस इसमें ये देखें कि छठा डिफरेंस है एस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ टेंस। एस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ टेंस, एस्पेक्ट और टेंस में क्या फर्क है? इफ आई कुड राइट समथिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो एस्पेक्ट में और एस्पेक्ट और टेंस में क्या फर्क है दोनों में? तो एस्पेक्ट और टेंस में क्या फ़र्क है? टेंस बुनियादी तौर पे हमारे पास तीन है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, या फिर पास्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट है, पास्ट है, या फिर फ्यूचर है। ये हमारे पास तीन टेंस है। लेकिन एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट ये है कि जो प्रेजेंट टेंस है, वक्त, ये जो टेंस है ये बताता है कि अभी वक्त कौन सा चल रहा है। प्रेजेंट है, ये माजी की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। एस्पेक्ट हमें ये बताता है कि माजी की बात हो रही थी या मुस्तकबिल की या हाल की बात हो रही है, उसमें किस किस्म का जो फ्लो ऑफ टाइम है वो क्या है। यानी कि अगर इसकी क्या टाइम क्या हो सकती है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, प्रोग्रेसिव या फिर परफेक्ट, ये दो फॉर्म्स हैं।
और फिर तीसरी फॉर्म इन्हीं दोनों से प्रोग्रेसिव परफेक्ट, यानी कि प्रोग्रेसिव आप देखें कॉन्टिन्यू, प्रोग्रेसिव से मुराद क्या है, कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये जो होगा प्रोग्रेसिव यानी कि आई एम लर्निंग, तो ये मैं प्रोग्रेसिव यानी अभी तक लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई एन जी लगा देने से ये हमें पता चल रहा है ये प्रोग्रेसिव अभी काम हो रहा है। परफेक्ट में अगर मैं ये बोलूँ कि आई हैव लर्नड, तो आई हैव लर्नड ये जो बताता है कि काम हो चुका है, ये परफेक्ट, ये एस्पेक्ट है। और प्रोग्रेसिव क्या है कि अभी काम हो रहा है, तो यानी ये प्रोग्रेसिव परफेक्ट ये है आपका एस्पेक्ट, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये है टेंस। तो अगर मैं इस तरह का एक मज़ीद इसको क्लैरिफाई करूँ, इसका मैं अगर ये जुमला यूँ बनाऊँ कि जैसा कि अगर प्रोग्रेसिव का बनाऊँ कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई एम राइटिंग ए लेटर में आई एम कि मैं इस वक्त राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस होगा। आई एम बता रहा है कि इस वक्त मैं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट क्या हो गया, एम यानी इसमें क्या है, ये टेंस है, एम, आई एम ये टेंस बता रहा है। लेकिन राइटिंग मतलब आई एम क्या, जो प्रेजेंट टाइम में मैं खत लिख चुकी हूँ, परफेक्ट कर चुका, काम परफेक्ट हो चुका है, या प्रोग्रेसिव या लिख रही हूँ, तो जवाब मिला कि आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यानी कि मैं खत लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इससे क्या पता चला, ये प्रोग्रेसिव राइटिंग ये क्या चीज़ है, ये एस्पेक्ट है, ये बताता है कि अभी काम हो रहा है, माजी मुस्तकबिल या उसमें काम हो रहा है। तो छठा डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पर यूज़ ऑफ एस्पेक्ट को यूज़ करते हैं, टेंस को नहीं यूज़ करते। जैसे कि आई ईट, आई एम ईटिंग, यानी कि अगर मैं आई ईट कहना चाहूँ तो ये चीज़ आउटर सर्कल वेराइटीज़ में मौजूद नहीं है कि आई ईट, क्योंकि आई ईट प्योरली एक टेंस है कि मैं खाना खा रही हूँ, ये नहीं बता रहे मैं खाना खाती हूँ, ये प्रेजेंट है, ये बताता है, ये कि बताता है कि किस वक्त की काम है, ये काम है, ये बताता है कि ये किस वक्त का काम है, तो ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का काम है कि मैं खाती हूँ, यानी ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा टेंस। लेकिन चूंकि इसमें एस्पेक्ट ही नहीं है, एस्पेक्ट मैंने आपको बताया दो किस्म का हो सकता है, प्रोग्रेसिव होगा या परफेक्ट होगा, तो ना तो इसमें ये बताया गया कि आई एम ईटिंग या मैं खाना खा रही हूँ या मैं खाना खा चुकी हूँ, ना प्रोग्रेसिव को बताया गया ना परफेक्ट का बताया गया। तो ये वाली चीज़ नहीं होती जिसमें सिर्फ टेंस हो, टेंस के बजाय वो जो आउटर सर्कल की वैरायटीज़ हैं वो यूज़ करती हैं, एस्पेक्ट को यूज़ करती हैं। चाहे मैं ये कहना चाहूँ कि आई ईट मैं खाना खाती हूँ, इसमें इस चीज़ की मौजूदगी नहीं है, बल्कि ये कहा जाएगा आई एम ईटिंग या आई हैव ईटन। सो आई हैव वर्क देयर इन 1960। अब यहाँ पे आई हैव वर्क देयर इन 1960, यहाँ पे इसको मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आई वर्क देयर इन 1960। अगर मैं आउटर सर्कल वैरायटी की बात करूँ, आउटर सर्कल इन, लेकिन इनर सर्कल वैरायटी में ये मैं कह सकती हूँ कि आई वर्क देयर इन 1960, 1960 में मैंने वहाँ पे काम किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आउटर सर्कल की वैरायटी की बात करूँ तो आई हैव वर्क देयर इन 1960, ये हम यूज़ ही नहीं कर सकते आउटर सर्कल वैरायटी में, चूँकि टेंस नहीं यूज़ करना। अगर मैं ये बोलूँ कि आई वर्क देयर, अगर ये हैव ना हो और मैं कहूँ आई वर्क देयर, तो इसमें तो सिर्फ टेंस का जिक्र हो रहा है कि ये पास्ट की कोई बात बताई जा रही है, यानी ये टेंस है। लेकिन जब मैंने आई हैव कह दिया तो मतलब मैंने एक एस्पेक्ट बता दिया कि ये परफेक्ट है, तो गोया इसमें ये इस्तेमाल होगा, एस्पेक्ट इस्तेमाल होगा। इसी तरह से लिमिटेड, ये वही चीज़ है, इन्फ्लेक्शन वाली चीज़ है कि शी ड्रिंक मिल्क, शी ड्रिंक, फिर आउटर सर्कल वैरायटी का ये, इसे मैं सातवां डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, लेकिन आप इसे ऊपर का जो हमने डिफरेंस पढ़ा, पांचवा डिफरेंस, ये पांचवा ही है, ये पांचवे के सारे से आप शामिल करें, पांचवा डिफरेंस के साथ शामिल करें कि शी ड्रिंक मिल्क, इसमें वर्ब के साथ वर्ब की इन्फ्लेक्शन नहीं हुई। कैसे नहीं हुई, क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ एस का इजाफा होना चाहिए था, एस या एस का, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आउटर सर्कल वैरायटी की हम बात करें जो कि इनर सर्कल वैरायटी से मुख्तलिफ है, जो कि स्टैंडर्ड वैरायटी है इंग्लिश की, और उसमें हम क्या कहते हैं कि शी ड्रिंक्स मिल्क। लेकिन ये आउटर सर्कल वैरायटी है जिसमें वर्ब्स की इन्फ्लेक्शंस नहीं होती, तो वर्ब की इन्फ्लेक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये आपको पता चल गया कि ये पांचवें डिफरेंस में, पांचवें जो डिफरेंस है उसका ये हिस्सा है कि शी ड्रिंक मिल्क ना कि शी ड्रिंक्स मिल्क। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ prepositional verb construction, I cannot cope up with this situation। यहाँ पर prepositional verb का मतलब क्या है, ऐसी verb जिसमें preposition का भी हिस्सा हो। cope up मतलब grapple with,
ग्रैपल अप भी इसी तरह से प्रपोजिशनल वर्ब है, जिसमें एक वर्ब है, वर्ब के साथ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशनल वर्ब। तो ये दोनों मिलकर, वर्ब और साथ प्रपोजिशन मिलकर एक कंप्लीट वर्ब बनाते हैं। तो ये इस तरह से अब यहाँ पे हम देख चुके हैं ग्रामर 4 का पोर्शन, ग्रामर 3 तक बल्कि हमने इसे कवर किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो रिमेनिंग चैप्टर है इसे हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में कवर करेंगे। टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में, अगले जो सेशन है उसमें उसको कम से कम ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ताकि आपको भी टाइम बचे। सो लिसन टू इट वेरी मच केयरफुली व्हाट आई हैव स्पोकन, लिसन टू दैट वेरी मच केयरफुली, और जो चीज़ें हाईलाइट की हैं उनको एमसीक्यू के लिए